फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने नियतिवाद है, संभववाद है, इसी तरह से भूगोल में द्वैतवाद यानी जो डुअलिज्म का टॉपिक है, इसके साथ ही फिर आपका जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन और इससे जुड़े हुए जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर लिया। अब देखिए, हम लोग एक नए चरण में आ गए हैं जहां पर हम लोग भूगोल में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे प्रत्यक्षवाद है, साम्यवाद है, मानवतावाद है। इस तरह की जितनी भी अवधारणाएं हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड किया है और उस पर आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई थी, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली। तो कई सारे स्टूडेंट एक तो मुझसे बात कहते थे कि सर इसको इंग्लिश में भी लाइए। तो इस बार जो सिलेबस है उसको मैं इंग्लिश में टेक्स्ट को लिखता हूँ और उसके हिंदी अनुवाद को पढ़ाता हूँ। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान रखा गया है। और इसके साथ ही इस बार मैंने कई सारे नए फैक्ट्स को जोड़ा है, कई सारी नई बातों को जोड़ा है। तो यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो और ज़्यादा विस्तार में और ज़्यादा गहराई के साथ बताया जा रहा है। देखिए, हम लोगों की ज्योग्राफी की ऑप्शनल क्लासेस चलती हैं जो कि पेड क्लासेस हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबर 7905251328 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म, यानी कि जो प्रत्यक्षवाद है इसका अर्थ क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, वो विज्ञान की क्या परिभाषा होना चाहिए, नॉलेज की क्या परिभाषा होना चाहिए, इसको लेकर के कोई एक मत नहीं बना पाए हैं। यानी जितने फिलोसफर हैं सभी की विज्ञान की अपनी अपनी परिभाषा है। यानी कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, इसकी समझ को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से दो तरह के विचार आते हैं जब विज्ञान की व्याख्या की जाती है या विज्ञान को परिभाषित करते हैं। पहला हो गया पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद, दूसरा हो गया ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद। यानी कि एक हो गया विज्ञान को परिभाषित करने का प्रत्यक्षवादियों का तरीका और दूसरा तरीका हो गया मानवतावादियों का। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिविज्म को। तो देखिए, पॉजिटिविज्म क्या है। पॉजिटिविज्म एक तरह से बहुत सारी जो दार्शनिक विचार हैं उनका एक समुच्चय है, उनका एक संकलन है। और पॉजिटिविज्म में क्या किया जाता है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम लोगों की जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है उसमें कुछ नियम काम करते हैं, जैसे ग्रेविटी का लॉ हो गया। तो हमारी प्रकृति में बहुत सारे नियम काम करते हैं। जब हम इन नियमों की खोज करते हैं, कुछ ऐसे मेथड बनाते हैं जो साइंटिफिक होते हैं, जो साइंस के मेथड होते हैं, तो ये एक तरह से विज्ञान है। और देखिए, पॉजिटिविज्म में क्या किया जाता है, यही मेथड यानी कि कौन से मेथड जिनकी हमने खोज की है, प्रकृति के वो सिद्धांत जिनकी हमने खोज की है, जब हम इन मेथड्स को, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं सोशल फिनोमिना के ऊपर, तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाऊंगा, तब आपके लिए ये चीज क्लियर होगी। देखिए, मान लीजिए आपने किसी वैज्ञानिक मेथड का निर्माण किया, कोई भी एक मेथड, जैसे आप आपकी लैब में अलग अलग मेथड आपको सिखाए जाते हैं, तो कोई भी मान लीजिए मेथड है जो बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। और इस मेथड का आप यूज कहाँ पे कर रहे हैं, मान लीजिए किसी सामाजिक घटना को समझने में। सामाजिक घटना जैसे प्रवास। तो मान लीजिए आपने जो ग्रेविटी का लॉ है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसको इस्तेमाल किया प्रवास के पैटर्न को समझने के लिए। तो अब आपने क्या किया, एक वैज्ञानिक नियम का उपयोग किया एक सामाजिक घटना को समझने के लिए। यही पॉजिटिविज्म का बेसिस है, यही प्रत्यक्षवाद का आधार है। तो इन दिस वे इट इज लॉजिकल सिस्टम दैट बेसेस नॉलेज ऑन डायरेक्ट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि ये क्या है, एक तार्किक सिस्टम है, एक तार्किक तंत्र है जो क्या कहता है कि आपका जो ज्ञान है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। यानी कि आपने जो चीजें ऑब्जर्व की उसके आधार पर जो आपने सिद्धांत बनाए उसके ऊपर ज्ञान बेस्ड होना चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप समझ जाएं। मान लीजिए आपने देखा कि भारत से सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा प्रवास होता है, या आपने देखा भारत से अमेरिका में ज़्यादा प्रवास होता है। तो इसके पीछे के मान लीजिए कारणों को समझने के लिए
आपने पहले तो इस चीज को ऑब्जर्व किया, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से प्रवास हो रहा है, उन कारणों को आपने देखा और उसके बाद मान लीजिए आपने कोई वैज्ञानिक सिद्धांत बना दिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्रवास का एक ग्रेविटी लॉ है, इस तरह का मान लीजिए आपने कोई सिद्धांत का निर्माण कर दिया, तो यही पॉजिटिविज्म हो गई। अब देखिए आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको दो तरह की विचारधाराएं हैं जिनसे परिचित कराना चाहूंगा, तभी आप आगे का पैराग्राफ समझ पाएंगे। देखिए एक विचारधारा है जो मानती है कि आप ज्ञान को पूरी तरह से इंद्रियों के ऊपर निर्भर नहीं मान सकते। इंद्रियां क्या है? हमारी आंखें, हमारे कान, ये इंद्रियां होती हैं, 5 सेंसेस होते हैं बेसिकली। तो एक विचारधारा क्या कहती है कि जो ज्ञान है ये इंद्रियों से परे है, ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को आप सेंसेस से नहीं जान सकते, जैसा भारत के आध्यात्म में भी कहा जाता है। दूसरी विचारधारा क्या कहती है कि ऐसा कोई भी ज्ञान जो निश्चित है उसको आप केवल इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है या सूर्य रोज आपको पूर्व में दिखता है, ये आप कैसे जाने? इसको आपने अपनी इंद्रियों की मदद से जाना। तो दूसरी विचारधारा क्या कहती है कि दुनिया का जो भी निश्चित ज्ञान है उसको समझने के लिए केवल जो इंद्रियां हैं वही विश्वसनीय हैं। तो दो तरह के लोग आ गए, एक हो गए जो कहते हैं कि जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे कहते हैं ज्ञान का एकमात्र जो आधार है वो इंद्रियां हैं। इसी के बीच में जो द्वंद्व है वही हमें अलग अलग फिलॉसफीज में दिखता है। तो पॉजिटिविज्म वाले क्या मानते हैं कि जितना भी विश्व का ज्ञान है उसको हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये पैराग्राफ आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए पॉजिटिविज्म एक फिलॉसफिकल थ्योरी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक दार्शनिक सिद्धांत है जो कहता है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो जितनी भी हमारा ज्ञान है उसका सोर्स है नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जितना भी ज्ञान है वो हमारी प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर आधारित है। और प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग कैसे समझते हैं? अपनी इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए इंफॉर्मेशन डेराइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस इंटरप्रिटेड थ्रू रीजन एंड लॉजिक फॉर्म्स द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ ऑल सर्टेन नॉलेज। इसलिए क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। इंद्रियों के द्वारा इंफॉर्मेशन, देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगी? इंफॉर्मेशन। तो मान लीजिए आपने अपनी इंद्रियां यानी कि जो आंख है, कान है, इससे इंफॉर्मेशन को अपने पास इकट्ठा किया, पहला स्टेप हो गया। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, आंकड़े हैं, अब आपको कुछ निष्कर्ष निकालने हैं, तो आपको कुछ किस चीज का यूज करना होगा? तर्क का, यानी लॉजिक का। तो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करिए और फिर लॉजिक के द्वारा इस ज्ञान से निष्कर्ष निकालिए। यही आपकी नॉलेज का आधार है, यही नॉलेज का सोर्स है, ऐसा पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी कहती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करिए, लॉजिक यानी कि तर्क के माध्यम से उस ज्ञान को प्रोसेस करिए और इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे, जो वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलेंगे, वही आपका ज्ञान है। Verified data received from the senses are known as empirical evidence. Thus, positivism is based on empiricism. देखिए ध्यान से समझिए, कोई भी ऐसा डेटा जो वेरीफाइड है और जो कहां से मिला है, आपको अपनी सेंसेस के थ्रू मिला है, यानी इंद्रियों के थ्रू मिला है, वो क्या हो गया? इंपीरिकल एविडेंस। देखिए इंपीरिकल एविडेंस क्या हो गया? एक अनुभविक साक्ष्य, यानी कि आपने अनुभव करके किसी चीज को जाना। तो आपको कोई भी डेटा कैसे मिला? अनुभव के द्वारा मिला। तो यानी कि ये कैसा डेटा हो गया? इंपीरिकल। तो इसीलिए जो पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इंपीरिसिज्म यानी अनुभववाद के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये कहती है कि सबसे पहले आपको अनुभव करना होगा, यानी कि अनुभव के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपको डेटा एकत्रित करना होगा। The term positivism designates the thought of the French philosopher Auguste Comte। तो अगस्त काम्टे की विचारधारा से ये जुड़ा हुआ है। अगस्त काम्टे देखिए क्या कहते थे, अगस्त काम्टे को आप पॉजिटिविज्म का फादर कह सकते हैं। तो अगर नेट वगैरह का आप एग्जाम देते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अगस्त काम्टे हैं इनको एक तरह से जाना जाता है फादर ऑफ पॉजिटिविज्म के रूप में। इन्होंने कहा कि देखिए 19वीं शताब्दी से पहले की जो रिसर्च थी, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में जो शोध कार्य होते थे 19वीं शताब्दी से पहले तक,
वो कोई बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं थे, वो कैसे थे, स्पेकुलेटिव थे, यानी अंदाजा लगाया जाता था। स्पेकुलेशन क्या होता है, एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे शेयर मार्केट है, कुछ लोग तो उसको जानकारी रखते हैं कि कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, कब खरीदना है, कब बेचना है। दूसरे लोग क्या होते हैं, स्पेकुलेटिव होते हैं कि कल ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा हो सकता है। इसको कहते हैं स्पेकुलेशन, जिसको आम भाषा में कहते हैं तुक्का लगाना। तो पहले जो 19वीं शताब्दी से पहले की जो सोशल रिसर्च थी, सामाजिक जो शोध था, वो स्पेकुलेटिव था, इमोटिव था, यानी इमोशन के ऊपर आधारित था, रोमांटिक था, और इसमें कोई एनालिटिकल रीजनिंग नहीं दिखती थी। देखिए, ज्ञान का सोर्स क्या होना चाहिए, एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि आप बहुत ही तार्किक रूप से सोच समझकर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन पहले कैसा ज्ञान होता था, ये अगस्त काम्टे ने कहा है कि 19वीं शताब्दी से पहले का जो ज्ञान था वो स्पेकुलेटिव होता था। अब देखिए, आपको मैंने जो पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी है पूरी तरह से समझा दी। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म कब आई। तो देखिए, इसका बैकग्राउंड ठीक वही है कि एक समय जब हार्टशोन जो है भूगोल को अपवाद विषय कह रहे थे, एग्जेप्शन कह रहे थे, तो उस समय भूगोल जो है अपना महत्व खोती जा रही थी। इसी समय पे जो शेफर जैसे विचारक हैं, उन्होंने जो पॉजिटिविज्म है इसके आधार पर मात्रात्मक क्रांति का सुझाव दिया। यानी कि शेफर ने कहा कि जो भूगोल है इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यानी वही समय था जब पॉजिटिविज्म जो है ज्योग्राफी के अंदर प्रवेश की। तो यानी कि जो ज्योग्राफी है इसमें पॉजिटिविज्म इंट्रोड्यूस की गई थी 1950 के आसपास। इससे पहले जो ज्योग्राफी है वो डिस्क्रिप्टिव साइंस थी। वहीं पे चले जाइए हार्टशोन पे, तो जो हार्टशोन कहता था ज्योग्राफी उस तरह की थी, डिस्क्रिप्टिव साइंस थी, यानी वर्णन तक सीमित थी। मैप्स बनाना है, स्थानों का वर्णन करना है, यहीं तक ज्योग्राफी सीमित थी। बट मेनी आर्ग्यूड ज्योग्राफी शुड बी मोर साइंटिफिक एंड फोकस ऑन फाइंडिंग लॉ टू एक्सप्लेन प्रोसेस। तो पहले तो ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव थी, लेकिन बाद में कुछ लोग सामने आए, कुछ ज्योग्राफर सामने आए, जिन्होंने कहा कि नहीं, भूगोल को और ज्यादा वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है, इसमें कुछ नियम वगैरह होना चाहिए जिसके आधार पे हम लोग अलग अलग घटनाओं की व्याख्या कर सकें। जैसे कि जो वेबर का नियम है, जो क्रिस्टॉलर का नियम है, वो इसी तरह के नियम है। द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन चेंज ज्योग्राफी फ्रॉम एन आइडियोग्राफिक टू ए नोमोथेटिक साइंस। तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं कि जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन किसके ऊपर आधारित है, प्रत्यक्षवाद के ऊपर। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ने ज्योग्राफी को आइडियोग्राफिक से चेंज करके नोमोथेटिक बना दिया। In the 1980s and 1990s, positivist methodology received more and more criticism. तो अब देखिए, कोई चीज जब उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। तो 1980 1990 के आसपास जो पॉजिटिविस्ट की मेथड थे, यानी कि जो प्रत्यक्षवादी तरीके थे भूगोल में, उनकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी। क्यों आलोचना हुई? देखिए, ये लोग इमोशन है, मनुष्य की जो संस्कृति है, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं देते हैं, बल्कि ये लोग कहते हैं कि रिसर्च में जो मनुष्य की इमोशन जैसी चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने प्रवास की बात की, तो प्रवास में इमोशन भी एक फैक्टर होता है, कल्चर भी एक फैक्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा स्थान जहां पर आपके ही कल्चर वाले लोग रहते हैं, वहां पर आप जाने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन जो पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि नहीं, इन इमोशन को, इस कल्चर के पार्ट को आप रिसर्च करते समय मत ध्यान दीजिए, यानी इसको आप छोड़ दीजिए। तो इन्हीं आधारों पे जो मानवतावादी लोग हैं, उन्होंने पॉजिटिविज्म की जो मेथड्स थे, जो प्रत्यक्षवादी तरीके थे, उनकी आलोचना की 1980 1990 के आसपास। अब देखिए, जो हमारा प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है इसके भी टाइप हैं, यानी ये भी आगे डिवाइडेड है। दो मुख्य प्रकार हैं इसके। पहला है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, यानी कि तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो देखिए, तार्किक प्रत्यक्षवाद जो है वेरिफिकेशन के ऊपर आधारित होता है, आगे इसे डिटेल में देखेंगे। इसके साथ ही है क्रिटिकल रेशनलिज्म। क्रिटिकल रेशनलिज्म मतलब आलोचनात्मक तर्कवाद। तो ये जो आपका आलोचनात्मक तर्कवाद है, ये फाल्सिफिकेशन के ऊपर आधारित होता है। पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी लॉजिकल पॉजिटिविज्म की। तो देखिए, जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, इस फिलॉसफी को वियना सर्कल के द्वारा डेवलप किया गया था। यानी कि जो 1920 के आगे के समय था, जो कह लीजिए कि 1920 का दशक था, उस समय पर वियना सर्कल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी को।
तो वियना सर्कल क्या है, ये बेसिकली 1930 में अस्तित्व में आया था, इसीलिए मैंने कहा कि 1920 के बाद का जो दशक था, आगे के जो दशक थे उसमें इसे डेवलप किया गया था। तो 1930 में वियना सर्कल सामने आया। वियना सर्कल क्या है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, यानी कि वैज्ञानिकों का एक समूह है जिनको लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऐसे वैज्ञानिक जिनको हम लोग कह सकते हैं तार्किक प्रत्यक्षवादी। उनके द्वारा 1930 में वियना सर्कल की स्थापना हुई। They were against everything which could not be verified empirically and investigated by controlled method। तो देखिए इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया। इन्होंने क्या कहा कि हम हर उस चीज को खारिज करते हैं जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। देखिए कोई भी अगर बात सही है तो उसका वेरिफिकेशन भी होगा, यानी उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। अगर इन लोगों ने कहा किसी भी चीज को आनुभविक रूप से वेरीफाई नहीं किया जा सकता या इसको आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, कोई तरीका होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मान लीजिए कोई बात बताई, तो उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करने का, आगे का इन्वेस्टिगेशन करने का कोई तरीका होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे, जो प्रत्यक्षवादी थे, जो तार्किक प्रत्यक्षवादी थे, इन्होंने कहा फिर हम उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए जो नाजिज्म है, यानी कि जो नाजियों की विचारधारा थी वो क्या थी कि जो नाजियों की प्रजाति है वो सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने एक पूरा चार्ट बना दिया कि कौन सी प्रजातियां श्रेष्ठ हैं, कौन सी अच्छी नहीं हैं। यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और इस सब का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, यानी मनमानी की गई। इसी चीज को जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं उन्होंने इसी का खंडन किया कि ऐसे आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते। आप जो बात कर रहे हैं वो आनुभविक रूप से सत्य होना चाहिए, उसे हम अनुभव कर सकें और उसको हम लोग किसी प्रोसेस के माध्यम से वेरीफाई कर सकें। जैसे अगर आप एक बात कह रहे हैं तो उसको वेरीफाई करने का मेथड भी होना चाहिए। तो ये इन लोगों का योगदान था। इन देयर ओपिनियन सोशल लॉज कैन बी टेस्टेड बाय डूइंग मेजरमेंट्स विद लार्ज सैंपल साइज। इन दिस वे एंड इन दिस वे लॉज कैन बी वेरीफाइड। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए जो समाज में नियम है उनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उनका मापन कर सकते हैं। जैसे कि प्रवास का मापन किया गया, इसको लेकर के रेवेनस्टीन ने अपना सिद्धांत बनाया। ग्रेविटी लॉ आया, जीफ का सिद्धांत है। तो यानी कि जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, पहली बात इनको मेजर किया जा सकता है, इनका मापन किया जा सकता है। और अगर हम लोग एक बड़ा साइज का सैंपल इकट्ठा करें, जैसे आपने भारत से अलग अलग जगहों पे जो होने वाला प्रवास है उसका एक बड़ा सैंपल इकट्ठा किया कि लोगों के प्रवास के कारण क्या हैं, लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती हैं, तो इसके आधार पे आप नियमों का भी निर्माण कर सकते हैं। यानी कि प्रवास के पीछे कौन से नियम काम करते हैं, इन नियमों का भी निर्माण आप कर सकते हैं। क्रिटिकल रेशनलिज्म, अब देखिए एक पार्ट की बात हो गई जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म था, इसकी बात कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्रिटिकल रेशनलिज्म की। देखिए क्रिटिकल रेशनलिज्म जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म के विरोध में डेवलप हुई थी कार्ल पॉपर के द्वारा। तो कार्ल पॉपर के द्वारा ये जो क्रिटिकल रेशनलिज्म आई थी, इसने कहा था कि किसी नियम के ऊपर हम लोग इस आधार पे नहीं बेस्ड, या कह लीजिए किसी भी नियम को हम लोग इस आधार पे नहीं बना सकते कि ये एक बड़े डेटा में अप्लाई होता है। जैसे कि आपने 2000 लोगों पर कोई शोध कार्य किया, कोई ऑब्जर्वेशन किया और कोई डेटा इकट्ठा किया, इसके बाद आपने एक नियम बना दिया। तो जो ये हमारे कार्ल पॉपर हैं, जो क्रिटिकल रेशनलिज्म वाले हैं, वो कह रहे हैं मैं इस बात को नहीं मानता। कब तक नहीं मानता, जब तक कि ये ना सिद्ध हो जाए कि इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने एक बड़े सैंपल साइज को लेकर के भी अगर कोई नियम बनाया है, हो सकता है फिर भी उसका खंडन किया जा सकता हो। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा कि क्रिटिकल रेशनलिज्म कहता है कार्ल पॉपर का कि किसी भी नियम का आधार ये होना चाहिए कि उसका खंडन किया जा सकता है, उसका कोई काट है या नहीं है। अगर किसी नियम का कोई काट ही नहीं है तो फिर वो नियम सही है। जैसे ग्रेविटी का नियम, उसका कोई काट नहीं है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। केवल इस आधार पे कि ज्यादा लोगों पर ये लागू होता है, हम किसी नियम को मान्यता नहीं दे सकते। अब देखिए कुछ और बातें कर लेते हैं। तो पहली बात है कि पॉजिटिविज्म क्या है, इसको एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं, यानी अनुभववाद भी कहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद भी कहते हैं, पहली बात।
इसके साथ ही ये जो है एक तरह का फिलोसफिकल व्यू पॉइंट है, एक दार्शनिक विचारधारा है जो क्या कहती है कि जो नॉलेज है वो फैक्ट्स और फैक्ट्स के बीच के जो रिलेशन है वहां तक सीमित होती है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए फैक्ट क्या है, जैसे आपने देखा कि जब मिट्टी में ज्यादा सिंचाई की जाती है तो जो मिट्टी है उसकी उर्वरता खराब हो जाती है। तो ये क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया। अब ये फैक्ट हो गया आपका एक तरह से साइंस का। लेकिन समाज में भी आप फैक्चुअली चीजों को देखते हैं, जैसे कि जब किसी स्थान पर अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होती है, कोई स्थान पिछड़ा होता है तो वहां से प्रवास होता है। तो आपने एक फैक्ट देखा। तो इसी के ऊपर पॉजिटिविज्म क्या कहती है कि केवल यहीं तक सीमित रहिए, उन तथ्यों तक सीमित रहिए जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही इन फैक्ट्स के बीच की रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि दूसरा स्थान जहां पर अर्थव्यवस्था मजबूत है, प्रवास वहां पे होता है जहां पर उद्योग है। तो यानी कि अलग अलग जो घटनाएं हैं, अलग अलग जो तथ्य हैं, उनके बीच के जो रिलेशन है और इसके साथ ही खुद अपने आप में जो तथ्य हैं, जो हमारी पॉजिटिविज्म है, जो प्रत्यक्षवाद है, वो कहता है हमें इन तथ्यों और तथ्यों के बीच के रिलेशन तक ही अपने आप को सीमित रखना है। यानी इमोशन का क्षेत्र है, संस्कृति का क्षेत्र है, उसमें प्रवेश करने से पॉजिटिविज्म आपको रोकता है। इसके साथ ही देखिए फिर अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन इंपीरिकल इंक्वायरी इट इज एज्यूम्ड दैट फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ। ये आपके लिए एक्सप्लेन करने को आ सकता है। यूपीएससी या पीसीएस के पेपर में ये खुद वाक्य अपने आप में लिखा हुआ आ जाएगा कि फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ, और इसको आपको इसका वर्णन आपको करना होगा। तो आप तुरंत बताएंगे कि देखिए ये प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के ऊपर आधारित एक कथन है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो तथ्य हैं वो खुद अपने आप बताते हैं कि घटनाओं के पीछे के क्या कारण हैं। तो इसलिए हमें तथ्यों तक सीमित रहना चाहिए और तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहिए। वैज्ञानिक शब्द मत भूलिए, तो तथ्यों की तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहिए। इसके लिए हम लोग वैज्ञानिक नियमों का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं। तो इट मीन्स साइंस इज कंसर्न्ड विद ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जो हम लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, पर्वत है, पृथ्वी है, पठार है, यहीं तक साइंस अपने को सीमित रखे। ये चीज कही जाती है आपकी प्रत्यक्षवाद में। इसके साथ ही देखिए रिलायबल नॉलेज कैन ओनली कम फ्रॉम बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्चुअल कंडीशन, यानी वास्तविकता में जो घटना घट रही है, जो वस्तु स्थिति है, उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप उसका अवलोकन करेंगे, केवल तभी आपको एक रिलायबल नॉलेज मिलेगी। एक विश्वसनीय ज्ञान कब मिलेगा, जब आप जो परिस्थिति है उसका एक ऑब्जर्वेशन, एक अवलोकन करेंगे। फिर देखिए पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसफिकल मूवमेंट। तो ये एक फिलोसफिकल मूवमेंट है कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पॉजिटिविज्म है इससे कौन सी अवधारणा निकल के आई थी, इससे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति निकल के आया था। तो जाहिर सी बात है जो हमारा प्रत्यक्षवाद है, ये जो विज्ञान है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उनको महत्व देता है। और इसके साथ ही रिलीजन है, जो फिलॉसफी है, इन चीजों से अपनी दूरी बनाकर रखता है। द एसेंस ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी इज दैट आइडियली स्पीकिंग साइंस इज वैल्यू फ्री। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी है, जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा है, वो कहती है कि विज्ञान मूल्यों से दूर है। मूल्य क्या होते हैं, आपकी सच्चाई है, ईमानदारी है, इस तरह की आपकी नैतिकता है, ये सारी चीजें मूल्य हैं। तो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, प्रत्यक्षवादी विचारधारा कहती है कि विज्ञान जो है इस तरह के मूल्यों से अपनी दूरी बना के रखती है। तो जब आप रिसर्च कर रहे हैं कोई साइंटिफिक, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी मूल्यों को बीच में मत लाइए। दस पॉजिटिविज्म इज ए फिलॉसफी विच इज एंटी आइडियलिज्म। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो आदर्शवाद की विचारधारा है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके ठीक विरोध में पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी खड़ी है। यानी कि जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा है वो ठीक आपके आदर्शवादी विचारधारा के विरोध में खड़ी है। इस चीज को जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आइडियलिज्म पढ़ा रहा हूँगा तो ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अब देखिए इसकी आलोचनाओं को समझते हैं। तो देखिए पहली बात, जो प्रत्यक्षवाद ने कहा कि जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, जब भी आप कोई शोध का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो वैल्यू हैं
उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपके मूल्य हैं, नैतिकता है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपका जो धर्म है, इन सभी को रिसर्च में स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसकी आलोचना इस बात पे होती है कि जब खुद एक प्रत्यक्षवादी भूगोलवेत्ता रिसर्च करता है, तो उस भूगोलवेत्ता की जो पर्सनल मूल्य हैं वो रिसर्च को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक भूगोलवेत्ता है एबीसी जो रिसर्च कर रहा है। अब ये एबीसी का जो कह लीजिए धर्म के बारे में जो विचार हैं, इनके जो मूल्य हैं, इनकी जो आस्था है, वो सारी चीजें रिसर्च के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल देती हैं। तो यही चीज यहाँ पर कही गई कि जो रिसर्च है वो चाहे पॉजिटिविस्ट जितना भी कहें, प्रत्यक्षवादी चाहे जितना भी कहें, लेकिन वो सब्जेक्टिव हो ही जाती है। वो जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है उसके मत से, उसकी आस्था से प्रभावित होती है। इसके साथ ही देखिए पॉजिटिविस्ट ने क्या कहा कि जो पॉजिटिविस्ट मतलब प्रत्यक्षवादी, इन लोगों ने क्या कहा कि जो विज्ञान है इसमें एक यूनिटी होती है। यानी कि जो यूनिफाइड साइंस है इसकी इन लोगों ने बात कही। यानी कि जो नियम है वो हर जगह पे अप्लाई होते हैं, साइंस की हर स्ट्रीम पर नियम अप्लाई होते हैं, ये चीज कही। लेकिन देखिए वास्तविकता में ऐसा नहीं है। सोशलॉजी के अपने अलग नियम हैं, साइकोलॉजी के अपने अलग नियम हैं, इकोनॉमिक्स के अपने हैं, पॉलिटिकल साइंस के अपने हैं और ज्योग्राफी के अपने नियम हैं। यानी कि हर जो साइंस है उसका एक अपना तरीका है, अपनी एक अप्रोच है किसी भी रिसर्च के काम को करने की। तो जो ये यूनिफाइड साइंस की बात कही गई ये भी गलत हो गई। इसके साथ ही देखिए जो पॉजिटिविज्म की सबसे बड़ी आलोचना है वो यही है कि ये मनुष्य का जो बिहेवियर है उसको बहुत ज़्यादा मैकेनिक मान लेता है, यांत्रिक मान लेता है। जैसे कि जब ये कहा गया कि सभी मनुष्य आर्थिक प्राणी हैं, तो इसके पीछे ये माना गया कि मनुष्य का डिसीजन केवल और केवल लाभ के ऊपर आधारित होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। कई बार व्यक्ति अपनी हानि को भी सहता है। मान लीजिए कि एक देश है जहां पर गृह युद्ध चल रहा है, तो अब अच्छा क्या होगा कि व्यक्ति प्रवास कर जाए। लेकिन व्यक्ति प्रवास क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो आस्था है, अपने कल्चर से जो उसका जुड़ाव है, इसकी वजह से वो अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहता। जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन में बहुत सारे लोगों के पास अवसर था कि वो प्रवास करके सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन उन्होंने अपने पुराने स्थान पर ही रहना पसंद किया असुरक्षा के बाद भी, क्योंकि उनका जो कल्चर से, अपने कल्चर से जो रिलेशन था वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। तो जब पॉजिटिविज्म ने प्रवास है, जनसंख्या का वितरण है या कोई भी जो भौगोलिक घटना है, इनकी व्याख्या करते समय जब प्रत्यक्षवादियों ने मूल्य वगैरह को स्थान नहीं दिया, तो इस आधार पर इन प्रत्यक्षवादी भूगोलवेताओं की और इनके जो रिसर्च के तरीके थे उसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। इसके साथ ही ये पूंजीवाद से भी प्रभावित थे। जैसे कि आपने देखा है कि पेरू और बूदेविये का सिद्धांत है जिसमें ये लोग ग्रोथ सेंटर वगैरह बनाने की बात करते हैं। तो ये ग्रोथ सेंटर और इस तरह के जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद के फिलॉसफी से आ रहे हैं। और इसमें क्या देखा गया, इस तरह के जो मॉडल थे, इस तरह के जो सिद्धांत थे कि असमानता को बढ़ावा मिला। कुछ स्थानों का डेवलपमेंट हो गया और कुछ स्थानों का बाकी स्थान पिछड़े रह गए। यानी कि प्रत्यक्षवाद की फिलॉसफी से जो चीजें निकल करके सामने आई, जो अंतिम निष्कर्ष सामने आए, वो मनुष्य के विकास में इतने ज्यादा लाभदायक भी नहीं रहे। तो ये वो सभी कारण हो गए जिसकी वजह से प्रत्यक्षवाद को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और 1980-1990 के बाद ये जो हमारी फिलॉसफी है ये भूगोल में कहीं ना कहीं धूमिल पड़ गई। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने पॉजिटिविज्म को कंप्लीट किया है। आने वाले वीडियो में हम लोग आइडियलिज्म और इस तरह की और भी जो फिलॉसफी है सभी को एक एक करके देखेंगे।